जय हिंद। मेरा ख्याल था मैं आपके दोस्तों, टारगेट हमारे पे नहीं चैनल जा सिंगिंग सकूंगा। इमोशन पर हमारी हमेशा कोई ये आने कोशिश दिखा होती दिया, है चोर कि मालिक आपको मकान की रूटीन इजाजत देकर तो और नहीं कई आता। बार दोहराई जा चुकी वो जानकारी से खिड़की देख रहे हैं हटकर आप, आम बस नजरिए समझ से लीजिए अलग लेकिन कुछ दिलचस्प कंटेंट पेश किया जाए। और इसी कोशिश में किशोरदा की पुण्यतिथि के खास अवसर पर आज हम शुरू कर रहे हैं किशोरदा के जीवन से जुड़ी एक अनोखी वीडियो सीरीज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से लेकर आएंगे किशोरदा की लाइफ स्टोरी और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। इस वीडियो सीरीज का नाम है कहानी किशोर कुमार की। और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया तो हमें इस सीरीज के बाकी वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो आज इस सीरीज के पहले वीडियो में हम आपको बताएंगे किशोरदा के जन्म, उनके बचपन और स्कूल से जुड़ी घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, कहानी किशोर कुमार की भाग 1 में आपका स्वागत है। अगस्त का महीना शुरू हो चुका था। बरसात का मौसम पूरे शबाब पर था और नए पेड़ पौधों के साथ साथ कलियां उगने लगी थी। यूं तो बरसात हर साल आती है, पर इस बार की बारिश में कलियों के साथ साथ एक खास फूल भी खिलने वाला था। कभी घने बादल उमड़ आते तो कभी सूर्य देवता बादलों के बीच में से झांक कर देख लिया करते, मानो झांक कर देख रहे हों कि वो नन्हा मेहमान जिसका सबको इंतजार है आया कि नहीं। मध्य भारत के एक छोटे से शहर खंडवा के बड़े से मकान में शहर के जाने माने वकील कुंजलाल गांगुली चेहरे पर परेशानी के भाव लिए इधर से उधर टहल रहे थे। दरअसल उनकी पत्नी गौरी देवी प्रसव पीड़ा में थी और उनकी चौथी संतान को जन्म देने वाली थी। उनकी तबीयत कुछ ठीक न होने के कारण कुंजलाल ये दुआ कर रहे थे कि सब कुछ ठीक रहे। आखिर इंतजार की भारी रात के बाद सुहानी सुबह हुई। दिन था 4 अगस्त 1929। दाई अभी भी इधर से उधर चक्कर लगा के देख रही थी कि सब इंतजाम ठीक है या नहीं। घर के छोटे बच्चे सती और कल्याण बार बार मां से मिलने की जिद कर रहे थे, तो उनके बड़े भाई कुमुद ने उन्हें समझाया, पर बच्चे अपनी जिद पर अड़े थे और नहीं मान रहे थे। तभी दाई आई और उसने बताया कि घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, मैं जल्दी ही उसे तुम्हारे पास लाऊंगी। इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी। तभी छोटे बच्चे की अबोध किलकारी से घर का आंगन गूंज उठा। दाई ने आकर बताया कि बेटा हुआ है और जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं। ये सुनकर पिता कुंजलाल ने राहत की सांस ली। सती और कल्याण भागते हुए मां के पास पहुंचे और बड़ा भाई कुमुद भी धीमी चाल से उनके पीछे हो लिया। कुमुद, जो अब एक नौजवान युवक बन चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने छोटे भाई के जन्म पर कैसे रिएक्ट करे। पर फिर सती और कल्याण को नवजात शिशु के साथ खेलते और उसे सहलाते देखकर वो भी उनकी खुशी में शामिल हो गया। बच्चा रिष्ट-पुष्ट था, गोल मटोल गाल, बड़ी बड़ी आंखें, फूली हुई नाक और सांवला चेहरा। अपने आसपास बच्चों के शोरगुल से बेपरवाह होकर उसने दूध पिया, डकार ली और आंखें बंद करके सो गया। आराम उसके लिए जरूरी था। शायद वो अपनी सारी ऊर्जा आने वाले समय के लिए एकत्रित कर रहा था। बहरहाल ब्राह्मण गांगुली परिवार की परंपरा के अनुसार ज्योतिषी को बुलाया गया और नवजात शिशु का विधिवत नामकरण हुआ। ज्योतिषी ने अ अक्षर से नाम सुझाया और सबकी सहमति से बालक का नाम आभास रखा गया।
आभास जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी चंचल प्रवृत्ति का आभास सबको होने लगा था। अक्सर खांसते रहने वाले गले की कर्कश आवाज, सर्दी जुकाम से हमेशा बहती नाक और रोता हुआ चेहरा, यह आभास के बचपन की ऐसी तस्वीर थी जो उसका नाम याद करते ही सबको याद आ जाती थी। जब वो बोलता तो उसकी भर्राई हुई आवाज में बड़बड़ाहट से अधिक कुछ न सुनाई देता, लेकिन बढ़ते आभास की शरारतों का कोई अंत नहीं था। हमेशा मौज मस्ती और ऊर्जा से भरा रहने वाला आभास घर से बाहर दोस्तों को अपनी शरारतों से परेशान करता और घर पर अपनी माँ को। ऐसी ही एक शरारत ने एक दिन खेल खेल में भयंकर रूप ले लिया। हुआ कुछ यूं कि माँ किचन में आलू काट रही थी तो अचानक आभास वहां पहुंच गया और आलूओं को हवा में उछाल कर खेलने लगा। इसी बीच एक आलू जो उसने हवा में उछाला था सीधा माँ के ऊपर गिरने लगा। यह देखकर आभास माँ को बचाने उनकी तरफ दौड़ा, पर जमीन पर रखी हंसिए को उसने अनदेखा कर दिया, जिससे उसका पांव हंसिए से कट गया और गहरा घाव हो गया। घाव इतना गहरा था कि खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार आभास को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। घाव की मरहम पट्टी तो हो गई पर दर्द कम नहीं हुआ। उस जमाने में पेन किलर्स भी खास असरदार नहीं होते थे, इसलिए दर्द के मारे आभास दिन रात रोया करता था। चोट को पूरी तरह सामान्य होने में पूरा 1 महीना लग गया। पर इस बीच इस दर्दनाक घटना ने एक चमत्कार किया। दिन रात रोते रहने से आभास का भर्राया गला और कर्कश आवाज एकदम साफ और सुरीली हो गई। शायद नियति भविष्य की योजना बना रही थी, क्योंकि इसके साथ ही घर में रखे ग्रामोफोन से बालक आभास को खास लगाव हो गया और ग्रामोफोन पर भारतीय और वेस्टर्न गीत सुनना उसे खूब पसंद आने लगा। माता पिता को भी आभास के इस शौक से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि जब वो ग्रामोफोन पर गीत सुनता तो न किसी को परेशान करता और न ही कोई शरारत करता। इसी बीच बड़े भाई कुमुद को अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए खंडवा छोड़कर जाना पड़ा। पर जब भी कुमुद छुट्टियों में घर आता तो माता पिता उसकी खूब आवभगत करते। पर माता पिता का कुमुद की इतनी ज्यादा आवभगत करना आभास को जरा भी नहीं सुहाता। उसे लगता कि पता नहीं ये कौन है, जब भी घर पे आता है तो उससे माता पिता का प्यार छीन लेता है, और इसी कारण वो अपने भाई कुमुद से कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। एक बार जब कुमुद को पता चला कि आभास को गीत संगीत में दिलचस्पी है तो वो उसके लिए एक हारमोनियम खरीद लाया। आभास की खुशी का ठिकाना न था। आखिर जो काम परिवार में कोई न कर सका वो एक हारमोनियम ने कर दिया था। दोनों भाइयों के बीच में सुलह करा दी थी। आभास का भाई कल्याण, जो उससे 3 साल बड़ा था, उसके साथ अक्सर आभास फुटबॉल और कबड्डी के मैच खेलने घर से बाहर जाता था। इसके अलावा कल्याण के साथ पिक्चर हॉल में फिल्म देखना भी आभास को खूब पसंद था। अगले दिन दोनों भाई फिल्म के एक्टर्स की आवाज निकालकर फिल्मी सीन की नकल किया करते थे। जब आभास 10 साल का हुआ तो खंडवा के एक प्राइमरी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया गया। लेकिन स्कूल जाने पर उसकी शरारतें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। कभी किसी की किताबें छुपाना तो कभी किसी की चोटी खींचना स्कूल में आभास शरारत का दूसरा नाम था। कई बार शिकायत टीचर्स तक पहुंचती, पर वकील का बेटा होने के नाते उसका आचरण अक्सर माफ कर दिया जाता। पर नकल उतारने के पैदाइशी हुनर ने आभास को सहपाठियों के साथ साथ टीचर्स के बीच भी पॉपुलर बना दिया।
आभास पढ़ाई में तो खास अच्छा नहीं था, पर चित्रकारी और पेंटिंग में उसका हाथ बहुत अच्छा था। संगीत की क्लासेस में भी अक्सर उसे तारीफ मिलती थी, पर मैथ्स के टीचर उसके लिए अभिशाप के समान थे। पर फिर भी वो हर साल किसी न किसी तरह पास हो ही जाता था। तो दोस्तों, ये था कहानी किशोर कुमार की भाग 1। अगले भाग में आपको किशोर दा के स्कूल और कॉलेज के और भी रोचक किस्से जानने को मिलेंगे। अगर आपको किशोर दा की इस कहानी को आसान रूप में आम लोगों तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमें किशोर दा की लाइफ स्टोरी के बाकी के अध्याय आप तक पहुंचाने का प्रोत्साहन मिले। और हाँ, आप हमारे इस प्रयास और किशोर दा की कहानी के भाग 1 के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही आपसे मिलते हैं कहानी किशोर कुमार की भाग 2 के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।